Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 16th of February 2021, Tuesday. Inspiration of the day is our goals can only be reached through vehicle of a plan. There is no other route to success. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Vaccines not ready for open market rollout yet government. It has been approximately 1 month after vaccination drive, and that vaccination drive has covered approximately 8.5 million recipients so far. Although government is still not agree on open market rollout of vaccination, government still want कोविड-19 वैक्सीन टू बी रेगुलेटेड. कई सारे एक्सपर्ट ही कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे कि एक मैसिव इनैकुलेशन ड्राइव हो चुका है. अप्रॉक्सीमेटली 9 मिलियन रेसिपिएंट्स जो हैं वो वैक्सीन्स ले चुके हैं और ऐसा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिला है अभी तक कोविड-19 वैक्सीन का. तो क्यों ना वैक्सीन को ओपन मार्केट में रोल आउट कर दिया जाए इंस्टेड ऑफ बीइंग रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट. ऑल्दो गवर्नमेंट का इस पे स्टैंड बहुत क्लियर है. गवर्नमेंट का एक कहना है कि गवर्नमेंट अभी भी कोई चांस नहीं ले सकती कोविड-19 वैक्सीन के रोल आउट को लेकर के. क्यों? क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ टेक्निकल प्रोटोकॉल्स एंड देयर इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड टुवर्ड्स दिस vaccination drive. Why? Because this is a massive or we can say pan India inoculation drive. तो अगर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट होती है या कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पर आएगी. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू टेक चांस ऑन एनी शॉर्ट ऑफ टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट. अभी तक जितनी भी वैक्सीन्स इनॉक्यूलेट हो रही हैं, जो भी वैक्सीनेशन ड्राइव में जो भी वैक्सीन्स एडमिनिस्टर करी जा रही हैं, उन वैक्सीन्स को केवल इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिला है, जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया है. तो इसी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन लाइसेंस के तहत जो भी कोविड-19 वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड हो रही दैट इज़ टाइटली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट. ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट एजेंसीज हैव द एक्सेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन. तो अगर ओपन मार्केट रोल आउट पे इस वैक्सीन को अलाउ कर दिया जाता तो अगर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट होती है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट होती है, कोई हेल्थ इश्यूज अराइज होते हैं तो दैट विल बी द ऑनर्स ऑफ गवर्नमेंट. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट वांट्स टू कीप अंडर टाइट कंट्रोल. क्यों? क्योंकि जब कोई भी वैक्सीन या ड्रग मार्केट में एडमिनिस्टर्ड करी जाती है तो ये मानता है कि दैट इज़ 100% फुल प्रूफ. उसके सप्लाई को लेकर के, उसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, उसकी स्टोरेज को लेकर के, उसकी एक्सेसिबिलिटी को लेकर के, अवेलेबिलिटी को लेकर के, कॉस्ट को लेकर के कोई भी ऐसा इशू अराइज नहीं होगा जिससे कि वैक्सीन क्वालिटी पर या जो रेसिपिएंट्स हैं उनकी हेल्थ पर कोई भी फ़र्क पड़ेगा. लेकिन अभी कोविड-19 वैक्सीन के केस में गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि इमेजिन अगर हम करें एक सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कि अगर गवर्नमेंट ने मास या ओपन मार्केट रोल आउट अलाउ कर दिया कोविड-19 वैक्सीन का, तो देयर आर हाई चांसेस दैट देयर मे बी द डुप्लीकेसी और द डुप्लीकेट वैक्सीन्स अवेलेबल इन इंडियन मार्केट. अगर आप इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देखें तो एक ह्यूज पार्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का डुप्लीकेट या फेक या काउंटरफिट ड्रग से चलता है. इट्स अ लार्ज पोर्शन. और इवन कई बार बहुत सारे एक्सपर्ट्स इंडिविजुअल एक ओरिजिनल ड्रग में और एक काउंटरफिट ड्रग में या डुप्लीकेट ड्रग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. तो इस तरह के रिस्क फिलहाल गवर्नमेंट लेने को रेडी नहीं है. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज नॉट रेडी फॉर दिस ओपन मार्केट रोल आउट ऑपरेशन. Although the minister is saying that approximately 18 to 19 vaccines were in the development stage, with a few doing advanced clinical trials. And with India likely to start vaccination in March for those above 50, the expert group on vaccination is in the process of finalizing the details for this phase, including whether it would be the gratis or come at a particular प्राइस. तो अभी भी जो फिलहाल जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है दैट इज़ फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड स्पेसिफिक टारगेट सेगमेंट. बट मार्च के बाद से एक मास इनैकुलेशन और वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट होगी जिसमें जो कॉमन पीपल हैं, सिटीजन हैं, उन तक वैक्सीन या उनको वैक्सीन एडमिनिस्टर करी जाएगी. तो उसमें कौन से वैक्सीन कैंडिडेट यूज़ होंगे, उनका प्राइस क्या होगा, क्या वो फ्री होगी या उसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व करी जाएगी, उसका कुछ पर्टिकुलर प्राइस होगा,
that all regulatory matter will be decided within few days. Although there is no clear-cut decision in this matter yet. तो अभी भी कई सारे एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं, कमिटीज़ हैं जो कि इस पर्टिकुलर इशू पर नेगोशिएट कर रही हैं, जो नेक्स्ट 270 मिलियन पोटेंशियल रेसिपिएंट्स हैं जिनको वैक्सीन एडमिनिस्टर करी जाएगी, तो उस केस में कौन सी वैक्सीन रहेगी, क्या प्राइस रहेगा, ओपन मार्केट रोल आउट होगा या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रोल आउट होगा, दैट ऑल is being deliberated and negotiated by different expert group, although government is not very much clear or very much supportive towards the open market rollout. And this is the little data. We do not need to muck up this data. This is the health expenditure as a percentage of GDP since फाइनेंशियल ईयर 2015 और हम देख सकते हैं कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है. इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में हेल्थ एक्सपेंडिचर और रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज बहुत कम है. जो इंडिया के काउंटर पार्ट कंट्रीज हैं वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, हेल्थ में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है. तो अगर हम देखें तो लास्ट कुछ सालों से एक्सपेंडिचर बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज तो नहीं हुआ है, बट देयर इज़ अ स्लाइट इंक्रीज इन health expenditure as a percentage of GDP. और financial year 21 में it is estimated that this expenditure go up to 1.8% of GDP. And that all because of this mass vaccination drive जैसे बहुत ज़्यादा expenditure include होगा. That is why government do not want to go for open market roll out. तो जो हमारे health minister हैं उनका भी यही ओपिनियन है, उनका भी ये कहना है कि इफ सम रॉन्ग प्रोडक्ट्स मेक इट टू द मार्केट देन हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. दैट इज वाई ओपन मार्केट रोल आउट इज स्टिल नॉट एन ऑप्शन फॉर गवर्नमेंट. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 6. ट्रेड डेफिसिट नैरोज टू $14.5 billion, exports surge. So now India's export and import all or both have started increasing. India's export expanded for the second consecutive month in January and the third time in this fiscal year, led by robust growth into non-oil and non-jewelry segment. And this increase is indicating the manufacturing activity revival. So finally, India के केस में जो अभी तक हमारा एक्सपेंडिचर और इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट डाउन हो रहा था वो अब बढ़ गया. तो इंडिया का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इंक्रीज हुआ है थर्ड टाइम फॉर दिस फिस्कल ईयर. और ऐसा कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि नाउ इट इज़ अ साइन ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल एंड मोर स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट. क्यों? क्योंकि जो अगर हम डेटा देखें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जुलाई मंथ का, तो जो इंक्रीज हुआ है बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, दैट इज इन केस ऑफ नॉन ऑयल और नॉन ज्वेलरी सेगमेंट. बेसिकली इंडिया के केस में क्या है, हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, दैट इज ऑयल, गोल्ड और ज्वेलरी सेगमेंट. बट इस बार जो एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ है, मोर स्पेसिफिकली जो एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ है इन द मंथ ऑफ जनवरी, दैट expansion is in case of non-oil and non-jewelry segment. means oil और jewelry के अलावा जो हमारे manufacturing items हैं, it may be automobile parts, it may be machinery, textile, उन segment में increase देखा गया है. it means जो हमारी manufacturing activity PMI जो down हो रहा था उसमें अब revival assume कर रहे हैं expert. in comparison to import, export ज़्यादा इंक्रीज हुआ है बट इम्पोर्ट का भी इंक्रीज देखा गया इन द सेकेंड स्ट्रेट मंथ, सिग्निफाइंग द रिकवरी इनटू द डोमेस्टिक डिमांड. और हमने ये लिंक भी किया है कई सारे वीडियोस में कि इम्पोर्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो कैसे इंडिकेट करता है कि हमारे यहाँ डिमांड बढ़ रही है. अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि इंडिया में अगर इम्पोर्ट डाउन हो रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड इंडिकेशन फॉर इकोनॉमी. हम ये नहीं कह सकते कि हमारा इम्पोर्ट डाउन हो रहा है तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं इसीलिए हमारा इंपोर्ट डाउन हो रहा है. नो, वी आर द इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी. अगर इंडिया में इंपोर्ट भी डाउन होता तो दैट इज इंडिकेटिंग द सबड्यूड इकोनॉमिक एक्टिविटी. व्हाई? बिकॉज इंडिया बेसिकली जो इंपोर्ट करता है दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स इंपोर्ट करते हैं हम लोग. इंटरमीडिएट गुड मीन्स
आधे अधूरे बने या हाफ डन गुड्स को इंपोर्ट करते हैं और फिर उन्हें फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके अपने डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं। तो अगर हमारा इंपोर्ट्स भी डाउन हो रहा है तो समवेयर इट इज़ इंडिकेटिंग दैट कि हमें इंटरमीडिएट गुड्स की ज़रूरत नहीं है, हमारे इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड नहीं है। क्यों इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड नहीं है? क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट्स की, फिनिश प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है। तो इंपोर्ट डिक्रीज होना भी, चाहे वो ऑयल का इंपोर्ट डिक्रीज हो रहा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग आइटम का या इंटरमीडिएट गुड्स का इंपोर्ट डिक्रीज हो, तो दैट इज सिंपली इंडिकेट द सबड्यूड डोमेस्टिक डिमांड। तो एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंपोर्ट भी इस बार इंक्रीज हुआ है इनटू द सेकेंड स्ट्रेट मंथ, एंड दैट क्लियरली सिग्निफाई द रिकवरी इनटू द डोमेस्टिक डिमांड की अब जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से फिनिश्ड गुड्स की, फाइनल गुड्स की डिमांड बढ़ रही है और इसके लिए हमें इंटरमीडिएरीज गुड्स को या रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ईयर ऑन ईयर डेटा के बेस पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में इंक्रीज देखा गया है। बट अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर, तो इस बार का ट्रेड डेफिसिट अभी भी वाइडेंड है इन कंपैरिजन टू द ईयर एगो पीरियड एज पर द गवर्नमेंट डेटा। बट पिछले अगर कुछ मंथ्स का कंपैरिजन करें तो ट्रेड डेफिसिट इज बीइंग नैरोड, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपैरिजन करें तो स्टिल जो ट्रेड डेफिसिट है वो, उसका गैप अभी भी वाइडेंड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी इम्प्रूवमेंट या रिकवरी की स्टेज पर तो हैं इंडियन इकोनॉमी, हम अभी रिकवरी की स्टेज पर तो हैं, बट अभी हमारा प्री कोविड जो फेज था, जो प्री कोविड स्टेटस था, वो अचीव नहीं हुआ है। स्टिल देयर इज अ वाइडेंड ट्रेड डेफिसिट इन कंपेयर टू द ईयर एगो पीरियड। तो अगर हम डेटा की बात करें तो एक्सपोर्ट grew approximately 6.1% in the month of January, while import went up to 2.03%. Although import जो है वो export के comparison में थोड़ा कम grow किया है, but at least it is increasing. It is a good news, and because of this increase resulting in a trade deficit of $14.54 billion compared to $15.17 billion in the same month of last year. तो डेफिनेटली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो ट्रेड डेफिसिट कम है, लेकिन अगर पिछले कुछ मंथ्स का डेटा देखें तो दिस ट्रेड डेफिसिट इज क्वाइट गुड। थोड़ा सा ट्रेड डेफिसिट जो है वो नैरो हुआ है। अगर एक्सपोर्ट सेक्टर्स की बात करें कि कौन से ऐसे एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं जहां पर एक्सपेंशन देखने को मिला है, जो सेक्टर में ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, नॉन ऑयल और नॉन ज्वेलरी। नॉन ऑयल नॉन ज्वेलरी मीन्स हमारे इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, सिरेमिक प्रोडक्ट्स, glassware, iron ore. All these segments have posted a double-digit growth during this particular month and contributing to the higher domestic production as well. And because of all these increase, there is a growing likelihood that Indian economy is set to revert to its current account deficit in both Q3 of financial year, Q4 of financial year 21. ऐसा कई सारे एक्सपर्ट का कहना कि अगर इसी तरह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंक्रीज होता गया और इसी तरह से ट्रेड डेफिसिट नैरो होता चला गया तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 21 के Q3 और Q4 में हम प्री कोविड सिचुएशन को अचीव कर लेंगे। ऑल्दो अब ये फ्यूचर में देखना है कि क्या जो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है क्या ये कंटिन्यू रहता है, सस्टेन रहता है या फिर से डाउन होता है। अगर वैक्सीनेशन ड्राइव सक्सेसफुली एडमिनिस्ट्रेड हो जाती है, वैक्सीनेशन सक्सेसफुली हो जाता है, सो इन दैट केस देयर आर हाई चांसेस दैट इंडिया विल अटेन द प्री कोविड-19 सिचुएशन और द स्टेटस in terms of trade deficit. And if we plot this data in graph, so this is the sign of revival. जैसा कि हम देख सकते हैं figure in terms of billion as a percentage on year bracket. तो export import का data है जो हम clearly देख सकते हैं कि जब strict lockdown होता है उस month में ये बिल्कुल down हुआ था, but still it start increasing. जो कि अगर हम देखें अगस्त 2019 में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो अप्रॉक्सीमेटली माइनस में था, लेकिन ये एक टाइम ऐसा आया था कि हमारा ट्रेड डेफिसिट पॉजिटिव हो गया था, जो कि इंडिया के केस में बहुत अनकॉमन है। हमारा हमेशा से ट्रेड डेफिसिट निगेटिव रहता है। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, कम एक्सपोर्ट कर पाते, तो हमको ज़्यादा पे करना पड़ता। तो दैट इज़ वाई जो एक जनरल ट्रेंड है इंडिया के केस में कि हम मैक्सिमम टाइम ट्रेड डेफिसिट के केस में रहते हैं। हालांकि ऐसा कभी
एक दो बार इकोनॉमी में हुआ भी है कि जब इंडिया जो है वो ट्रेड सरप्लस के केस में आया। तो आप आज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि ऐसे कब कब या किस किस फाइनेंशियल ईयर में ऐसा हुआ है कि जब इंडिया ट्रेड डेफिसिट में आया, चाहे एक ही क्वार्टर में आया हो, बट इंडिया ट्रेड डेफिसिट में आया, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक सफिशियंसी और इकोनॉमिक एफिशिएंसी, नॉट बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल इवेंट्स। ऑल्दो इंडिया का अगर देखें तो फिर से ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आगे आने वाले Q3 Q4 तक इंडिया विल रिटेन द और इंडिया विल अगेन गेन द सेम पोजीशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड डेफिसिट, एंड दैट इज नेगेटिव ट्रेड डेफिसिट। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6, बैंक ऑफ इंडिया 3 अदर्स में बी प्राइवेटाइज। जैसा कि कोविड-19 के ड्यूरेशन में आत्मनिर्भर भारत के तहत गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था, बजट में भी उसको दोबारा से अनाउंसमेंट किया गया है कि कई सारे सेक्टर से गवर्नमेंट जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट पुल आउट कर लेगी, बाहर निकाल लेगी। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, या गवर्नमेंट को या उन सेक्टर में गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट इंटरवेंशन कुड बी मोर बेनिफिशियल। तो उसमें गवर्नमेंट ने एक बैंकिंग इंडस्ट्री को भी टारगेट किया था और ऐसा कहा था कि अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 या 5 जो हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक रहेंगे, रेस्ट अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल बी privatized. So finally, government has shortlisted 4 mid-sized state-run banks for privatization. So under a new push to sell the state assets and shore up the government revenues, government has targeted the Indian banking industry first, and 4 mid-sized state-run banks has been finalized or shortlisted. Still, we cannot say finalized. They are shortlisted for privatization of banking sector, basically, which is dominated by state-run behemoths with hundreds of thousands of employees. तो पॉलिटिकल रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो कि अभी तक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, अब वो प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉय हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेटाइजेशन ड्राइव। तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय जो कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, दे डू नॉट वांट टू बी द एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ अदर इश्यूज। जॉब सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स, पर्स, पेक्यूसर, सैलरी के इश्यूज आते हैं, लीव्स के इश्यूज आते हैं, सोशल सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं। तो उसको लेकर के नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वांट्स टू बी द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय। तो इस तरह के प्राइवेटाइजेशन ड्राइव को रन करके गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल रिस्क पर जा रही है। वाई? बिकॉज there are thousands of workers who are actually working under these 4 mid-sized state-run banks. हालांकि अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, these 4 banks have been finalized, not finalized, shortlisted for at the first stage of privatization. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इन्हें क्यों टारगेट किया? पहला, दे आर द मिड साइज स्टेट रन बैंक इन कंपैरिजन टू द अदर स्टेट रन बैंक। जो बड़े बड़े बैंक हैं लाइक SBI, PNB, अगर उनको टारगेट करते हो तो पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो जब पहली शॉर्ट लिस्टिंग हुई है तो उसमें छोटे मिड साइज, छोटे जहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी कम हो, जिनका रिवेन्यू भी कम हो, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट पर एक पॉलिटिकल रिस्क है। तो जितना कम रिस्क हो या गवर्नमेंट जितना रिस्क को मिनिमाइज कर पाएगी उतना करेगी। तो इसीलिए ये मिड साइज स्टेट रन बैंक्स को सेलेक्ट किया गया है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड टियर बैंक्स को सेलेक्ट किया गया है फॉर द फर्स्ट प्राइवेटाइजेशन ड्राइव ऑफ इंडियन बैंकिंग industry. So 2 of those banks will be selected for sale in financial year 21-22, which will begin in the April. तो अप्रैल के बाद हो सकता है कि इनके स्टेक की सेलिंग या इनके स्टेक को सेल करे गवर्नमेंट। द शॉर्ट लिस्टेड हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली रिपोर्टेड। तो अभी फिलहाल किसी भी तरह की कोई भी अनाउंसमेंट या कोई भी लिस्ट गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं करी है, किसी को भी रिपोर्ट नहीं किया, बैंक्स को भी शायद नहीं रिपोर्ट किया गया दैट दे आर गोइंग टू बी प्राइवेटाइज। और किसी भी ऑफिशियल ने या फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने उस पर्टिकुलर इशू पर कमेंट करने से मना कर दिया है। ऑल्दो गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग मिड साइज टू स्मॉल साइज बैंक फॉर इट्स फर्स्ट राउंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन टू टेस्ट द वाटर। अभी बहुत बड़ी मछली को टारगेट करना गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। दैट इज़ वाई मिड साइज एंड स्मॉल साइज बैंक की पहले उनको प्रायोरिटाइज करके देखते हैं। व्हाट इज़ द पॉलिटिकल रिस्क, व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क, स्ट्रैटेजिक रिस्क कितने आ रहे हैं, किस तरह से क्या ये जो प्राइवेटाइजेशन की ड्राइव है सक्सेसफुली एडमिनिस्ट्रेट हो जा रही है, या गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा फ्रॉम ट्रेड यूनियन।
और हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में बिग फिशेस को, बिग बैंक्स, जो कंट्री के बड़े बड़े बैंक्स हैं, उनको भी टारगेट किया जाए। फिलहाल के लिए छोटे बैंक्स को टारगेट करके गवर्नमेंट वाटर को टेस्ट कर रही है कि देखते हैं कि क्या होता है, क्या रेजिस्टेंस आता है, कितने इश्यूज जनरेट होते हैं, क्या चैलेंजेस हैं। उसके बाद वंस दिस बैंक्स आर सक्सेसफुली प्राइवेटाइज, स्मॉल और मिड साइज बैंक्स आर सक्सेसफुली प्राइवेटाइज, गवर्नमेंट विल गो फॉर बिग बैंक। ऑल्दो गवर्नमेंट पूरी तरह से प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री से एग्जिट नहीं करेगी। हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर स्ट्रैटेजिक बैंक्स होंगे या गवर्नमेंट केवल 3 से 4 या 5 गवर्नमेंट ओन्ड या स्टेट फंड बैंक्स रखेगी, बाकी सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देगी। तो बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं। तो जो कंट्री का लार्जेस्ट लेंडर है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विच इज सीन एज अ स्ट्रैटेजिक बैंक फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इनिशिएटिव सच एज एक्सपेंडिंग रूरल क्रेडिट। सो कुछ ऐसे बैंक्स हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, तो हो सकता है ये प्राइवेटाइजेशन की स्टेट पर जाए ही ना, या इनको प्राइवेटाइज ना किया जाए, बिकॉज these banks play a very important role in the financial inclusion and for implementation of government policies. अब देख लेते हैं some other news clips. Jaguar set to go all electric. So all Jaguar cars and 6 out of every 10 Land Rovers models will go electric by 2030 as the UK subsidiary of Tata Motors ditched the combustion engine in favor of the zero emission technology as a part of its reimagine strategy. So finally Jaguar, टाटा जैगवार ने भी डिसाइड कर लिया दे ऑल विल गो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। और ऐसा कई सारे कंट्रीज़ का टारगेट है कि आगे आने वाले कुछ 10 से 15-20 सालों तक उनके सारे व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल में टर्न अप हो जाएंगे इन ऑर्डर टू अचीव द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इन ऑर्डर टू अचीव द जीरो एमिशन टारगेट और नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन NTC। इंडिया का भी टारगेट है। अभी इंडिया हाइब्रिड व्हीकल्स में मूव कर रहे हैं, देन लेटर ऑन इंडिया विल ऑल्सो मूव ऑन टोटल और 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सो दैट इंडिया कैन ऑल्सो अचीव इस पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स। तो फिलहाल के लिए टाटा जगुआर इज ऑल गोइंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 60% लैंड रोवर्स टू स्विच बाय 2030, नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2039। तो अंडर इट्स री इमेजिन स्ट्रैटेजी, टाटा जगुआर की एक स्ट्रैटेजी है री इमेजिन, वेयर टाटा will be supporting the government for achieving its target of zero emission by financial year 2039. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, IT to grow 2.3 in financial year NASSCOM। तो एज पर द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NASSCOM। So NASSCOM has projected that 2.3% revenue growth will be in financial year 21 for the country's information technology industry despite the pandemic। तो पैंडेमिक के इम्पैक्ट के बावजूद भी इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो इंडिया की IT इंडस्ट्री है वो 2.3% तक का रिवेन्यू ग्रोथ अचीव कर सकती है। एंड दिस इज द रेजिलियंट ग्रोथ फॉर डिफरेंट अदर सेक्टर। IT के लिए 2.7, ई कॉमर्स के लिए 4.8, और इवन जो ई कॉमर्स का अगर हम रीसेंट का डेटा देखें तो ई कॉमर्स ने ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट पेस में पिकअप कर ली है। जो रिसेंट डेटा है दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द फास्ट रिकवरी इन केस ऑफ ई कॉमर्स मेजर। तो ई कॉमर्स ने अभी भी एक फास्ट रिकवरी अटेन करी है और आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी इसकी ग्रोथ जो है अप्रॉक्सीमेटली 4.8% तक रहेगी। BMP 2.3, engineering and R&D may be turn up with a minus growth rate, that is minus 0.2%, although hardware and software product will also register the positive percentage year on year basis growth। तो IT इंडस्ट्री जो है वो एक नॉर्मल ग्रोथ में, या हम कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ, रिवेन्यू ग्रोथ को अचीव करेगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, WPI इन्फ्लेशन रेट राइजेस टू 2.03%। सो अनलाइक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, द WPI stands for wholesale price index inflation rose to 2.03% in the month of January, जो कि प्रीवियस मंथ में 1.22% था एज द फ्यूल एंड द नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट फेस प्राइस इन प्रेशर। तो 1.22% से पिछले महीने कंपैरिजन में इस मंथ WPI जो है वो 2.03% रहा है। और जिस तरह से WPI और CPI बढ़ रहा है, तो इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि अब RBI के लिए उसकी मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट के लिए कोई बहुत ज़्यादा रूम नहीं बचा है। RBI विल नॉट गो फॉर एनी शॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट और बैंक रेट्स कटिंग। वाई? बिकॉज इन्फ्लेशन इज ऑन राइज।
ऑल्दो अगर सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें, ऑन द अदर हैंड सीपीआई इन्फ्लेशन हैज फेल टू 16-month लो ऑफ 4.0% फ्रॉम 4.59% ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर हम कोविड-19 की पीरियड की बात करें तो आपको याद होगा उस ड्यूरेशन में क्या हो रहा था, उस ड्यूरेशन में सीपीआई बहुत बढ़ रहा था बट डब्ल्यूपीआई नहीं बढ़ रहा था। बट जैसे ही इकोनॉमी रिकवर होना शुरू हुई, सीपीआई डाउन हो गया और डब्ल्यूपीआई बढ़ने लगा। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कोविड-19 के ड्यूरेशन में सप्लाई हॉल्ट हो गई थी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुए थे, जिसकी वजह से डब्ल्यूपीआई तो इंक्रीज नहीं हो रहा था बट सीपीआई इंक्रीज, तो कंज्यूमर को गुड्स अवेलेबल नहीं थे, सर्विसेज अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से सीपीआई बढ़ता हुआ दिख रहा था। बट अब क्या हुआ है, अब वैक्सीनेशन की वजह से कोविड-19 थोड़ा सा सबड्यूड हो गया है, जिसकी वजह से सीपीआई जो है वो फॉल कर रही है, सीपीआई में फॉल देखने को मिला है, बट डब्ल्यूपीआई जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स जो अनसर्टनिटी थी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के माइंड में कि अगर वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, गुड्स खरीद लेते हैं, तो क्या मार्केट में उसकी डिमांड रहेगी, क्या उनकी इन्वेंट्री कॉस्ट लगातार बढ़ती जाएगी क्योंकि आइडल पड़ा रहेगा गुड्स और जो आइटम्स उन्होंने खरीदे हैं। बट चूंकि अनसर्टनिटी रिड्यूस हो गई है, बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, ऑल दीज आर इंडिकेटिंग द इकोनॉमिक रिकवरी. There is less uncertainty. That is why WPI has also shown the positive growth. WPI inflation rose because it comprises mainly manufacturing items which have a weightage of 64.23%. And if you remember, हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है, इंपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है और बेसिकली नॉन ऑयल और नॉन ज्वेलरी के केस में इंक्रीज हुआ है, यानी हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, आइटम्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है। तो उसको आप यहाँ WPI से भी, इस पर्टिकुलर न्यूज से भी लिंक कर सकते हैं। बिसाइड फ्यूल एंड पावर हैव 13.15% वेटेज इन WPI। तो मैन्युफैक्चरिंग जो आइटम्स हैं उनका बहुत ज़्यादा वेटेज है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में 64.23% का वेटेज है। और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो रिवाइव कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की आइटम्स की डिमांड बढ़ रही है। That is why WPI is also on surge. So both these categories, manufacturing and fuel, power and fuel, both these categories show the upsurge in inflation or decrease in deflation rate. So we can say it's a quite good indication for इंडियन इकोनॉमी, जहाँ पर अभी तक हम स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में थे, बट कहीं ना कहीं अब इंडिया स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन से बाहर निकल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आरबीआई फॉर्म्स पैनल टू स्टडी द यूसीबीज कंसोलिडेशन। सो फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया will go for constituting the 8-member expert panel। और उस पैनल का क्या काम होगा? That panel will draw up a regulatory roadmap। किसके लिए रोड मैप ड्रॉ करेगा? For consolidation of the अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर। रिसेंटली कोऑपरेटिव बैंक्स में बहुत ज़्यादा करप्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स देखने को मिले थे, जिसकी वजह से आरबीआई ने बहुत सारे इन्फोर्समेंट भी किए थे टॉप मैनेजमेंट के अपॉइंटमेंट को लेकर के, और बहुत सारे ऐसे अदर मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, रेगुलेशंस को लेकर के जो कोऑपरेटिव बैंक्स के उनको अपने अंडर लाने की कोशिश करी थी। बट नाउ आरबीआई ने एक 8 मेंबर की कमेटी या एक्सपर्ट पैनल फॉर्म किया, और ये एक्सपर्ट पैनल ये बताएगा कि जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जिनको यूसीबीज हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इनको कैसे कंसोलिडेट किया जा सकता है, इनको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। तो दिस पर्टिकुलर कमेटी विल सजेस्ट द इफेक्टिव मेजर्स फॉर faster rehabilitation and resolutions of UCBs। तो 8 मेंबर का पैनल कॉन्स्टिट्यूट हो गया है। हो सकता है आगे आने वाले 3 मंथ्स तक के बाद हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म देखें इन टर्म्स ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। So that's all for today, students. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. If you want to follow me, you can follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook page, Telegram channel if you want the PDF. So I daily upload the PDF of this lecture on Telegram channel, so you can join my Telegram channel. Please like, share and subscribe. Thank you.